अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं आज के दिन के हवाले से। हमारा ये दूसरा वीलॉग दिन का काफ़ी लेट आ रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन जाहिर बात है मेरा प्रोग्राम भी होता है तो प्रोग्राम के अंदर भी टाइम देना होता है, जिसकी वजह से माजरत आज ज़रा दूसरा वीलॉग जो है काफ़ी लेट आया। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से, बनी गाला के घर के हवाले से भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, क्योंकि इमरान खान साहब के घर से जो है वो कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस जो है, जासूसी की कोई डिवाइस जो है वो बरामद हुई है। उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब। ओन अब्बास बप्पी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब साउथ के जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया और ये ट्वीट आपके सामने है। इन्होंने कहा जी, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। और नीचे इन्होंने लिखा, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, फ़ौज में भर्ती करवाया, सेहत और ज़िंदगी के लिए दुआएं की, मेरा लाल एक दिन बड़ा अफसर बनकर कादिर पटेल साहब को ब्रीफिंग देगा। फ़ौज ज्वाइन करने से बेहतर है इतनी करप्शन करो कि फ़ौज आपको ज्वाइन कर ले, वाकई जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। ये इन्होंने बेसिकली ट्वीट किया। तो इसमें बेसिकली दो तीन एंगल्स हैं। इसमें एक एंगल तो ये है कि उन्होंने कहा, मतलब ये कहने की कोशिश है कि फ़ौज जो है वो आपको आके ज्वाइन कर ले। तो ये एक किस्म की इंसल्टिंग चीज़ है जो उन्होंने। और दूसरा कादिर पटेल, मतलब कादिर पटेल को जाके जो है वो आप ब्रीफिंग देंगे। तो इस पे मेरे दो तीन पॉइंट्स हैं। उसके बाद में इसको भी एक और जवाब आया है, इस ट्वीट को भी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो पहली बात ये कि मुझे ये बताइए कि जब अली अमीन गंडापुर जैसा बंदा जब कश्मीर के हवाले से, कश्मीर अफेयर्स के हवाले से वो इंचार्ज होगा, और जाहिर बात है कश्मीर जैसे सेंसिटिव इशू के ऊपर उनको भी इदारों की जानिब से कोई ना कोई ब्रीफिंग तो दी गई होगी, या आज तक नहीं दी गई, या इनको इस काबिल नहीं समझा गया कि कभी उनको ब्रीफिंग नहीं दी गई। इसके अलावा आपकी पार्टी में और बहुत से लोग हैं, मतलब फिरदौस आशिक अवान हो गए, फयाजुल हसन चौहान हो गए, शहबाज गिल हो गए, इनको कभी कोई ब्रीफिंग्स नहीं दी गई। तो कादिर पटेल को मतलब एक किस्म की इन्होंने इंसल्ट करने की कोशिश की कि जनाब देखें ये हाल हो गया कि फ़ौजी जो है ना वो कादिर पटेल को ब्रीफिंग दे रहे हैं। तो इस पे सनाउल्लाह खान साहब डॉन न्यूज़ में काम करते हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक बात कही। उन्होंने ये तस्वीर शेयर की और तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, और गौर कीजिएगा कि वो जो फ़ौजी जो नीचे बैठे हुए हैं, उन्होंने नीचे वर्दी पहनी हुई है फ़ौज की, और ऊपर वाली जो तस्वीर है उसमें वो आम सिविलियन कपड़ों में बैठे हुए हैं, वही साहब, एक ही साहब हैं दोनों तस्वीरों में। तो सनाउल्लाह खान साहब ने लिखा कि सेनेटर साहब, आपको याद होगा ये भी एक वजीर सेहत थे और यहाँ भी वो NIH में ब्रीफिंग ले रहे हैं। एक बात सिर्फ मुश्तरक है, जो आज पटेल साहब को जो ब्रीफिंग दे रहे हैं वो NIH के ED मैनेजर जनरल आमिर अकराम साहब हैं, और जिस कियानी साहब को ब्रिगेडियर आमिर इकराम साहब हैं, ये उन्होंने बेसिकली बताया। और उसके बाद आमिर कियानी साहब जो हैं, उनको आप जानते हैं कि जब उनके अद्वियात महंगा होने का एक स्कैंडल आया था तो बाद में उनको हटा दिया गया था इस ओहदे से, और बाद में जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। तो इन साहब ने उनको भी ब्रीफिंग दी हुई है। अब वो इस वक्त कादिर पटेल साहब को ब्रीफिंग दे रहे हैं, क्योंकि सेहत का शोबा जो है वो कादिर पटेल साहब के पास है। तो एक खबर तो ये थी। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग खबर जो है वो आई है आसिफ किरमानी साहब के हवाले से। ये आसिफ किरमानी साहब ने एक अदद ट्वीट किया। आसिफ किरमानी साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। इन्होंने बड़ी एक अजीब सी ट्वीट की और लगा कि अपनी हुकूमत को ही जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं और अपने ही वजीर ख़जाना का मजाक उड़ा रहे हैं। इन्होंने लिखा, बाजार में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें अभी से आसमान से बातें कर रही हैं। कराची में फी जानवर 1-1 करोड़ रुपए कीमत भी मांगी जा रही है। अस्तगफिरुल्लाह। टीके लगा कर जानवरों को मोटा ताज़ा दिखाया जा रहा है। रॉबिन हुड वजीर ख़जाना का ध्यान अभी इस तरफ नहीं गया शायद। रॉबिन हुड, अब रॉबिन हुड जो है वो नॉर्मली वो रॉबिन हुड का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? रॉबिन हुड का नाम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि रॉबिन हुड के बारे में कहा जाता था कि वो अमीरों से पैसे लेता था और गरीबों में पैसे बांटता था। तो इसका एक तनाजुर तो ये है। लेकिन मेरे ख्याल में आसिफ किरमानी साहब ये बात भूल गए कि कुछ भी हो, कानून की किताब के अंदर रॉबिन हुड एक चोर कहलाएगा। वो चोर ही कहलाया जाएगा जो अमीरों के पैसे चोरी करता था और फिर गरीबों में बांटता था। तो मेरे ख्याल में आसिफ किरमानी साहब जो हैं वो बेध्यानी के अंदर एक बड़ी अजीब किस्म की एग्जांपल दे गए अपने वजीर ख़जाना के बारे में, जिनको कानूनी तौर पे उन्होंने चोर डिक्लेयर कर दिया। मेरे ख्याल में इस चीज़ का उनको ध्यान करना चाहिए था। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो हामिद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं, वो आज मेरे शो के अंदर तशरीफ़ लेकर आए हुए थे।
बाकी तो बातें काफ़ी हुई उनके साथ, लेकिन चंद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। एक तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया है। तो मैंने उनसे पूछा कि जी गलतियों के एतराफ़ के अंदर क्या ये एतराफ़ भी आता है कि इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों की बदौलत वो हुकूमत के अंदर आए? तो हामिद खान साहब ने कहा कि जी इमरान खान साहब को इस बात का एहसास हो गया है कि इस्टेब्लिशमेंट का सहारा नहीं लेना चाहिए था और ये सहारा लेके मैंने गलती की। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक तो ये एक्सेप्टेंस भी है कि हाँ जी आपने इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिया। पहले ये कभी नहीं मानते थे, ये अगर आप इनको सिलेक्टेड कहते थे तो ये मानते नहीं थे। तो आज कम से कम हामिद खान साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इस बात को माना है कि हाँ जी एक तो इस्टेब्लिशमेंट का सहारा भी लिया और सहारा लेके गलती भी की। तो ये आज एतराफ़ जो है वो हामिद खान साहब ने मेरे शो के अंदर किया। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनरिफ रुकन असम्बली नुमान लंगड़ियाल साहब के हवाले से। नुमान लंगड़ियाल साहब जो हैं वो PP 202 से ज़िमनी इंतखाब लड़ रहे हैं और शेर के निशान के ऊपर इंतखाब लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जी परवेज़ इलाही साहब ने उन्हें 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र दी थी। ये इल्ज़ाम है, ऑब्वियसली सबूत उन्होंने कोई नहीं पेश किया। उन्होंने कहा जी 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र दी थी कि जी आप अपनी नाराज़गियाँ दूर करें और इमरान खान के पास वापस आ जाएँ। नुमान लंगड़ियाल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से, खास तौर पे जब जहांगीर तरीन लंदन थे और आपको याद होगा कि जहांगीर तरीन बीमार थे और काफ़ी देर वो लंदन में रहे थे, वापस नहीं आ सके थे। तो उस दौरान जहांगीर तरीन ग्रुप को एक्चुअली जो लीड कर रहा था शख्स वो नुमान लंगड़ियाल थे। और अगर तो जाहिर बात है इसमें बहुत बड़ा एक अगर शामिल है कि अगर तो उनको इस किस्म की कोई ऑफर दी गई थी तो शायद उसकी वजह यह भी होगी कि अगर नुमान लंगड़ियाल वापस आ जाते तो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो पूरी तरह टूट के उनमें से और भी बहुत से लोग जो हैं वो जहांगीर तरीन ग्रुप को छोड़ के वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ जाते। बाय द वे नज़ीर चौहान साहब जो हैं वो भी एक एग्जाम्पल हैं कि पहले वो जहांगीर तरीन ग्रुप में होते थे और उसके बाद उन्होंने शहजाद अकबर साहब के ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए थे और जब उनके ऊपर थाना रेस कोर्स लाहौर के अंदर FIR कटी थी तो तब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था और उसके बाद वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए थे। लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद आई थी उस्मान बुज़दार के खिलाफ और लेकिन फिर उस्मान बुज़दार ने जब इस्तीफ़ा दे दिया था तो उसके बाद नज़ीर चौहान साहब का दोबारा सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया था। मैं उसे करप्ट कहूँ या अपडेट कहूँ ये आपकी मर्जी है कि वो दोबारा इमरान खान साहब को छोड़ गए और मुस्लिम लीग नून की तरफ आ गए और अब शेर के निशान के ऊपर जो है वो जौहर टाउन के इलाके से लाहौर के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाय द वे इन इलेक्शन से मुझे याद आया इमरान खान साहब का लाहौर आ रहे हैं और लाहौर के 4 मुख्तलिफ हलकों के अंदर वो इज्तिमाओं से जलसों से खिताब करेंगे। पॉलिटिकल कैंपेनिंग का बाकायदा आगाज़ इमरान खान साहब करेंगे और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने मुख्तलिफ हलकों में जो 20 ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं मुख्तलिफ तमाम हलकों में तकरीबन इन्होंने जाके वहाँ पे जलसे करने हैं। 14 तारीख को ये मुल्तान भी जा रहे हैं और मुल्तान में भी जाके इन्होंने जहाँ पे सलमान नईम का हलका है वहाँ भी जाके इन्होंने खिताब करना है। जहाँ पे बल्दियाती इलेक्शंस की बात हो रही है तो एक और खबर एक और ले लीजिए। कल सिंध के 14 अजला के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये वही बल्दियाती इंतखाबात हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और MQM ने कोर्ट में रोकने की कोशिश की थी लेकिन कोर्ट ने रद्द कर दिया था उन पिटिशंस को और उन्होंने कहा था जी बल्दियाती इंतखाबात हो के रहेंगे। तो कल बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। जहाँ तक इंतखाबात की बात है तो एक और खबर भी है कि सवात के हल्का PK7 के अंदर भी ज़िमनी इंतखाबात कल होने जा रहा है और ये नशिस्त बेसिकली ANP के रुकन असम्बली वक़ार अहमद खान की वफ़ात के बाद खाली हुई थी और इस इलेक्शन के लिए 13 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। तो कल इलेक्शन डे बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि किसकी फतह होती है। इसके अलावा एक और ख़बर जो आई है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के हवाले से आई है। कल हमने आपको एक खबर दी थी कि चौधरी वजाहत हुसैन जो उनके भाई हैं उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन के हवाले से बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी और उन्होंने कहा था कि जी उनके बच्चों ने उनके बेटों ने उनको यरगमाल बनाया हुआ है और साथ ही साथ सालिक जो उनके साहबजादे हैं उनके बारे में उन्होंने कहा जी इनको गुजरात की सियासत का कुछ नहीं पता और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जी हम इमरान खान के साथ ही हैं और अब अगर राहें जुदा हो रही हैं तो फिर हम अपनी पार्टी जो है वो बना लेंगे। चौधरी शुजात हुसैन का इस सिलसिले में बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे छोटे भाई चौधरी वजाहत हुसैन ने हमारे घर गुजरात में लोगों से चंद बातें की हैं। नेशनल लेवल के एक बड़े लीडर आसिफ अली जरदारी के मुतालिक इल्ज़ाम तराशी की है। मेरे बेटों पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने डॉलर मांगे हैं। अगर उन्होंने बातें की हैं तो निहायत बेहुदा बातें हैं। मैंने अपने बेटों की ऐसी तरबियत नहीं की। मेरे कहने पर मेरे बच्चे फ़िलहाल खामोश हैं। मैंने उनको तलकीन की हुई है कि हमेशा सच बोलना है और वादे का पास रखना है। मेरे कहने पर ही ऑपोजिशन के मुतफ़क्का उम्मीदवार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वोट डाला था। हमने किसी से कोई वजारत नहीं मांगी। आसिफ जरदारी ने खुद आकर हमें मुबारकबाद दी थी। चौधरी वजाहत हुसैन ने यह भी कहा कि 30 जून तक अगर मुस्लिम लीग नून से हमने इत्तेहाद ख़त्म ना किया तो वो नई जमात बना लेंगे। पाकिस्तान में पहले भी सैकड़ों पार्टियां बनी हुई हैं, एक और बन जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। चौधरी वजाहत ने यह भी कहा है कि सेक्रेटरी जनरल और वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने हमारे ख़ानदान को तकसीम किया है।
तारिक बशीर चीमा के मतलब जो बयान दिया है वो गैर अखलाकी और झूठ पर मबनी है। चौधरी वजाहत ने इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे बेटे मांगे तांगे के वजीर बने हुए हैं और इनका कोई हल्का नहीं है। मैं इन बातों का जवाब किसी वक्त गुजरात जाकर गुजरात वालों के सामने दूंगा और बताऊंगा कि किसका कौन सा हल्का है। तो एक क्लियर कट डिवाइड दो भाइयों के अंदर भी अब नजर आ रहा है। पहले तो फैमिली में नजर आ रहा था कि परवेज इलाही और शुजात हुसैन के दरमियान आपस में डिवाइड है, लेकिन अब दोनों सगे भाइयों के दरमियान भी जो है। तो मेरा ख्याल में काफ लीग के अंदर जितना बड़ा डेंट आया है शायद इस तरीके इत्मीनात के चक्कर के अंदर, और ये जो हुकूमत की तब्दीली हुई है वहाँ पे इमरान खान साहब का अगर तख्ता उल्टा गया है तो यहाँ पे पूरी की पूरी काफ लीग ही उलट गई है। मतलब मैं इसको इसी तरह ही देख सकता हूँ। तो नहायत एक अफसोसनाक बात है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जनाब आज एक खिताब किया था। उस खिताब के अंदर उन्होंने ये कहा कि जी 2 जुलाई को वो परेड ग्राउंड इस्लामाबाद के अंदर जो है जलसा करने जा रहे हैं, यानी कि अगले हफ्ते को। अब परेड ग्राउंड में वो क्या कहेंगे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या उनको इजाज़त भी मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि जी अब इस्लामाबाद के अंदर इस किस्म का कोई काम नहीं होगा। जो कुछ भी करना है इस्लामाबाद की हदूद से बाहर करें, इस्लामाबाद के अंदर नहीं होगा। इजाज़त मिलती या नहीं मिलती हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि इस सिलसिले में क्या होता है। हो सकता है कि इमरान खान साहब इस सिलसिले में भी सुप्रीम कोर्ट से रब्ता कर लें, तो ये भी देखना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने आज एक खिताब किया कि जी नैब तरामीम के हवाले से अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है, था वो खिताब लेकिन उसी तरह की चैनल्स लिख रहे थे जी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ये पता नहीं मेरी समझ से बाहर है, ये कौन सी नई इस्तिलाह आ गई है। कैसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे 2 झंडे पीछे लगा के अपना पूरा खिताब करके उसके बाद पूरी कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है। ना कोई सहाफ़ी बैठा होता है, ना कोई सवाल होता है, ना कोई जवाब होता है। एक खिताब किया तो अस्सलाम वालेकुम जनाब, आइंदा मुलाकात होएगी। तो और उसका नाम चैनल एयरवाई के ऊपर मैं देख रहा था लिखा हुआ जी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, पता नहीं किहो जी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी। तो साथ ही साथ उसके अंदर उन्होंने बताया कि जी ये नैब के अंदर इन लोगों ने जो है वो अपने तरामीम करके अपने आप को जो है NRO 2 दे दिया है। और नैब ये जो भी तरामीम की गई हैं उसके अंदर इन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा है कि जी बारे सबूत क्या मतलब है कि जी आपने किसने सबूत पेश करना है। तो नैब के जो एक तरामीम की गई हैं वो ये है कि जी अगर आपके मिसाल के तौर पे आपके खिलाफ अगर कोई केस बनता है, पहले ये रूल था तो सबूत आपने लेकर आने अगर आपके खिलाफ कोई केस बनता है। अब ये तब्दीली की गई है कि जी अगर नैब आपके खिलाफ केस बनाएगा तो सबूत नैब लेकर आएगा, आपके ऊपर ये काम नहीं है कि आपने सबूत लेकर आने हैं। उसके ऊपर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी अगर किसी की एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का केस है, यानी कि माली हैसियत से ज़्यादा उसके पास दौलत है, तो इस मामले के अंदर जो है वो नैब क्यों ये केस लेकर आए। अगर नज़र आ रहा है कि एक आदमी 100 रुपये मिसाल के तौर पे कमाता है और अगर वो 1000 रुपये उसकी वेल्थ शो हो रही है तो इसका मतलब है कोई ना कोई खिटपिट है। तो इसमें सबूत उसको ला के दिखाना चाहिए कि 900 रुपये एक्स्ट्रा जो है ये कहाँ से आए। मेरे ख्याल में मैं इमरान खान साहब की इस बात से एग्री करता हूँ, ये बात उनकी दुरुस्त है कि इस मामले के अंदर वाकई मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादातर जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पे इस किस्म के कोई भी जो केसेस होते हैं उसके अंदर बारे सबूत हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, उस इदारे के ऊपर होता है जो एक्चुअली केस लेकर आता है, चाहे वो एंटी करप्शन का हो या दीगर मामलात के हवाले से हो। नैब के अंदर अलबत्ता ये फॉर्मूला जो था वो उल्टा था। हामिद खान साहब अलबत्ता जिस तरह मैंने आपको बताया आज मेरे शो में थे, तो उन्होंने भी ये बात कही कि पूरी दुनिया के अंदर होता इसी तरह ही है, लेकिन खासतौर पर इस तरह के जो केसेस होते हैं एसेट्स बियॉन्ड मीन के, यानी अपनी माली हैसियत से ज़्यादा अगर आपकी जायदाद है तो उसमें बारे सबूत आप ही के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने अलबत्ता उन्होंने कहा ये 2 मुख्तलिफ सूरतें हैं। इसके अलावा एक और जो चंद चीज़ें जिसके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया, उन्होंने कहा कि जी नैब के अंदर उन्होंने ये भी रख दिया है कि अगर कोई ऐसी जायदाद है जो आपकी बीवी, बच्चे, फैमिली, भाई, माँ बाप उनके नाम है तो आपसे पूछगछ नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये भी बेसिकली अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने वाली बात है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे आपने अगर एक शरीफ ख़ानदान की अगर हम बात कर लें तो जी अगर करप्शन का इल्ज़ाम जो है वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के ऊपर है और उन्होंने अपनी दौलत जो है वो उस करप्शन से कमाई हुई, मुबैना करप्शन से कमाई हुई दौलत हसन नवाज, हुसैन नवाज या सलमान शहबाज के नाम की हुई है, तो आप शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से सवाल नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? वो जो कुछ भी कार्रवाई होगी वो उन लोगों के खिलाफ होगी। तो यहाँ पे भी मुझे इमरान खान साहब की बात एक्चुअली दुरुस्त लगती है, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि जब भी इस तरह के करप्शन के वाक़यात होते हैं तो जो करप्शन वाली दौलत होती है वो अक्सर अपने बीवी बच्चों के नाम ही ट्रांसफ़र की जाती है ताकि आप पकड़ में ना आ सकें। तो ये भी मुझे लगता है कि ये भी गलत है। अलबत्ता चंद चीज़ें हैं जो इसमें तरामीम की गई हैं। मिसाल के तौर पे पहले 90 दिन का रिमांड दिया जाता था, अगर किसी को हिरासत में ले लिया जाए तो 90 दिन का रिमांड दिया जाता था, उसको अब 14 दिन का कर दिया गया है।
इसके अलावा अपील का हक जो है सिर्फ 10 दिन के अंदर होता था कि जी 10 दिन आप एहतसाब अदालत के फैसले पर 10 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, उसको उन्होंने 30 दिन कर दिया। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक चीज़ है, ऐसा ही होना चाहिए। इसके अलावा एक और जो चीज़ की है वो ये है कि जी नैब के पास जब तक ठोस सबूत नहीं होगा वो गिरफ्तारी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सिर्फ एक कंप्लेंट की बुनियाद पर इंक्वायरी करने के लिए बंदा आपने गिरफ्तार कर लिया, अब वो बैठा हुआ है, आपके पास सबूत है या नहीं है, वो बैठा हुआ है, वो आपने उसको हिरासत में लेके जेल में बंद किया हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। अगर तो ठोस सबूत है सिर्फ उस बुनियाद के ऊपर आप गिरफ्तार करें। मेरे ख्याल में ये पॉइंट भी ठीक है। तो चंद चीज़ें मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का एतराज़ ठीक है, चंद चीज़ें मेरे ख्याल में वो एतराज़ दुरुस्त नहीं है। तो ये तो थी इमरान खान साहब के खिताब की बातें। दूसरा, ARY ने एक खबर दी है इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब के घर बनी गाला में से कोई जासूसी की डिवाइस जो है वो बरामद हुई है। और एलिजिडली उन लोगों का ये कहना है, मतलब किंग का कहना है, शहबाज गिल साहब का, क्योंकि चीफ ऑफ स्टाफ वो हैं, उनका ये कहना है कि जी किसी मुलाजिम को पैसे दे के जो है ये डिवाइस जो है छुपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक और मुलाजिम ने सारा भांडा फोड़ दिया और उस मुलाजिम को जो है वो फिर पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जासूसी की डिवाइस किसने दी है, किसने पैसे दिए हैं, ये बात अभी तक सामने नहीं आ सकी और खबर सिर्फ ARY के ऊपर है। ये खबर और किसी और चैनल के ऊपर मैंने अब तक नहीं देखी है, चली होगी तो माजरत उसके लिए, लेकिन मैंने सिर्फ ARY के ऊपर देखी है। मैंने 5-6 मुख्तलिफ चैनल्स को जो है वो मॉनिटर किया है, मुझे ये खबर और कहीं नजर नहीं आई है। अच्छा, जहां पे डिवाइसेस की बात हो रही है तो ARY ने एक और खबर ये भी दी है, और खबर दी है चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने। बड़े सीनियर, बड़े मजे हुए, बड़े कमाल और बड़े क्रेडिबल किस्म के एंकर पर्सन और रिपोर्टर हैं ARY के। उन्होंने कहा जी मरियम नवाज की जो है एक वीडियो कभी भी आ सकती है, ठीक है, कभी भी आ सकती है। और वीडियो कब की है? जब मरियम नवाज जो है वो हिरासत में हुआ करती थी, नैब की हिरासत में, और उसमें वीडियो में देखा जा सकता है उनके मुताबिक, और उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ के ये कह सकता हूँ कि ये वीडियो मैंने खुद भी देखी है। तो उन्होंने कहा कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये है कि जी मरियम नवाज के सेल के अंदर चंद खवातीन पुलिस एहलकार आती हैं अंदर और तलाशी लेना शुरू करती हैं, क्योंकि उनको इतला मिलती है कि मरियम नवाज जेल के सेल से जो है वो फ़ोन का इस्तेमाल कर रही हैं। और जब वो उनकी सारी तलाशी लेती हैं तो उनके तकिए के नीचे से जो है वो एक सेल फोन बरामद होता है। और उन्होंने कहा कि जी उस वीडियो में भी ये देखा जा सकता है कि उनको बड़े अच्छे हालात में रखा हुआ था, खाना ज़मीन पे नहीं दिया जाता था जिस तरह मरियम नवाज क्लेम करती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ जो है वो है और किसी वक्त भी वो वीडियो आ सकती है। अब मेरे 4-5 मुख्तलिफ सवाल हैं। एक सवाल ये है कि चौधरी गुलाम हुसैन तक ये वीडियो किस तरह पहुंची है, जो उन्होंने कहा कि जी मैंने खुद भी देखी है। किसके पास है ये वीडियो? ऐसी कौन सी सोर्स है जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी मरियम नवाज की, और वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई थी और चौधरी गुलाम हुसैन को भी दिखाई है उन्होंने? वो हस्ती कौन है? वो कोई एजेंसी है, कोई सियासतदान है, कौन है? दूसरी बात ये कि मरियम नवाज की अगर वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी तो इसका मतलब है मरियम नवाज के सेल के अंदर कैमरा लगा हुआ था जहां से ये सब कुछ नजर आ रहा था और ये सारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। क्या ये जायज़ है कि एक खातून अगर प्रिजनर है, मिसाल के तौर पे वो हिरासत में है, तो उसको कैमरे के अंडर रखना, क्या ये प्राइवेसी के लॉज को निगेट करता है या नहीं करता? ये मेरे ख्याल में कानूनी राय इसके ऊपर लेना ज़रूरी है। और तीसरी बात ये कि मरियम नवाज को हिरासत में रखे हुए तो कई साल हो चुके हैं, तो यानी ये उस वक्त की वीडियो कोई रिकॉर्ड हुई हुई है जो अभी तक किसी के पास पड़ी है और उसने अब तक रिलीज़ नहीं की है। तो बहुत से सवालात हैं। इस तरह की जब 35 पंक्चर की स्टोरी आई थी तो उस वक्त बहुत से सहाफ़ियों ने, बड़े बड़े सहाफ़ियों जिसमें डॉक्टर शाहिद मसूद भी शामिल हैं, उन्होंने क्लेम किया था कि जी ऑडियो मौजूद है, ऑडियो मौजूद है, ऑडियो मौजूद है, ऑडियो मौजूद है, जिसमें नजम सेठी 35 पंक्चर का जिक्र कर रहे हैं। 2014 के अंदर ये शोशा शुरू हुआ था, आज 2022 हो गई है, 8 साल तक वो ऑडियो सामने नहीं आई। अलबत्ता डॉक्टर शाहिद मसूद ने इसके ऊपर माफ़ी मांग ली कि जनाब 35 पंक्चर इंच मेरी स्टोरी पंक्चर हो चुकी है। अब देखें कि ये जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब जिस वीडियो का क्लेम कर रहे हैं ये कब आती है, हम भी इंतज़ार करते हैं। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।